नमस्कार दोस्तों, हॉरर मंथन पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है भूतिया ढाबा और 20 साल पुराना श्राप। रात के करीब 11 बजे राजेश अपनी बाइक से एक सुनसान हाईवे पर जा रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और आसपास सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। अचानक उसकी नजर एक पुराने ढाबे पर पड़ी जिस पर टिमटिमाती लाइट में लिखा था शर्मा ढाबा। थका हुआ राजेश ढाबे के अंदर चला गया। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या खाओगे बेटा? राजेश ने कहा, कुछ भी दे दीजिए, बहुत भूख लगी है। कुछ ही मिनटों में खाना आ गया, लेकिन जैसे ही राजेश ने पहला निवाला खाया उसे खाने का स्वाद अजीब लगा, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो। वो उठकर जाने लगा, तभी बूढ़ा हंसने लगा। अब तुम नहीं जा सकते। राजेश डर गया। तभी उसे दीवार पर एक फोटो दिखी। उस फोटो में वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, लेकिन फोटो के नीचे लिखा था मृत्यु 20 साल पहले। राजेश के हाथ पैर कांपने लगे। तभी अचानक ढाबे की लाइट बंद हो गई और चारों तरफ अजीब आवाजें गूंजने लगीं। राजेश बाहर भागा, लेकिन सड़क गायब हो चुकी थी। हर तरफ सिर्फ वही ढाबा दिखाई दे रहा था। फिर एक धीमी आवाज आई, 20 साल पहले भी एक लड़का ऐसे ही आया था और अब तुम उसकी जगह लेने वाले हो। अगली सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो ढाबा पूरी तरह खंडहर में बदल चुका था और जमीन पर पड़ा था सिर्फ राजेश का मोबाइल, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। ये ढाबा असली नहीं है, ये एक श्राप है। अमित और राजेश के गायब होने के बाद उस हाईवे की खबर धीरे धीरे आसपास के गांवों में फैल गई। लोग कहने लगे कि शर्मा ढाबा फिर से लौट आया है, वही ढाबा जो 20 साल पहले आग में जलकर खत्म हो गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अमित का छोटा भाई अमित इस बात को मानने को तैयार नहीं था। उसे लगा कि यह सब सिर्फ अफवाह है। उसने ठान लिया कि वो खुद उस हाईवे पर जाकर सच का पता लगाएगा। एक रात ठीक 10:50 पर अमित उसी रास्ते पर पहुंच गया। जैसे ही घड़ी ने 11 बजाए, अचानक सामने वही ढाबा प्रकट हो गया। अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और अंदर चला गया। अंदर वही बूढ़ा आदमी बैठा था। इस बार उसने बिना कुछ पूछे कहा, तुम अपने भाई को ढूंढने आए हो, है ना? अमित चौंक गया। आपको कैसे पता? बूढ़ा धीरे धीरे मुस्कुराया, क्योंकि वो यहीं है। अमित की नजर चारों तरफ दौड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक दीवारों से आवाजें आने लगीं, जैसे कोई मदद के लिए चिल्ला रहा हो। अमित, मुझे बचा लो। ये आवाज राजेश की थी। अमित घबरा कर बोला, भैया आप कहां हो? बूढ़ा हंसने लगा, ये ढाबा सिर्फ जगह नहीं है, ये एक जाल है। यहां जो भी आता है उसकी आत्मा इस दीवार में कैद हो जाती है। अमित ने देखा, दीवार पर कई परछाइयां हिल रही थीं और उनमें से एक परछाई बिल्कुल राजेश जैसी थी। अमित ने गुस्से में कहा, मैं अपने भाई को लेकर जाऊंगा। जैसे ही उसने दीवार को छूने की कोशिश की, अचानक उसका हाथ दीवार के अंदर जाने लगा। वो जोर से चिल्लाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बूढ़ा धीरे धीरे बोला, 20 साल पहले मैंने भी यही गलती की थी और अब तुम भी इस श्राप का हिस्सा बन गए। अगली सुबह हाईवे फिर से खाली था। न कोई ढाबा, न कोई आवाज, बस एक नई चीज थी। दीवार पर एक और परछाई, जो अमित की थी। अमित और राजेश के गायब होने के बाद उस हाईवे को लोग मौत का रास्ता कहने लगे। रात होते ही वहां से गुजरने की हिम्मत कोई नहीं करता था। लेकिन एक दिन उस केस को रीओपन किया गया। इस बार मामला पहुंचा एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर इंस्पेक्टर कविता के पास। कविता भूत प्रेत में यकीन नहीं करती थी, लेकिन उसके पास ऐसे कई केस थे जहां सच इंसानों से ज्यादा खतरनाक था। उसने फैसला किया, आज रात 11 बजे मैं खुद उस ढाबे पर जाऊंगी। रात के ठीक 11 बजे हाईवे पर अचानक ठंडी हवा चलने लगी और जैसे ही घड़ी ने 11 बजाए, शर्मा ढाबा फिर से प्रकट हो गया। कविता ने अपने कैमरे और रिकॉर्डर ऑन किए और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। अंदर वही बूढ़ा आदमी बैठा था। इस बार उसने सीधे कहा, तुम सच जानना चाहती हो या इस श्राप का हिस्सा बनना चाहती हो? कविता ने बिना डरे जवाब दिया, मैं इस श्राप को खत्म करने आई हूं। बूढ़ा जोर से हंस पड़ा, 20 साल पहले मैं इस ढाबे का मालिक था। एक रात कुछ लोगों ने यहां खाना खाया, लेकिन पैसे नहीं दिए। मैंने गुस्से में उन्हें मार दिया। कविता की आंखें फैल गईं। बूढ़ा आगे बोला, उनकी आत्माओं ने मुझे श्राप दिया और उसी रात ये ढाबा जलकर खत्म हो गया।
तब से हर रात 11 बजे ये ढाबा वापस आता है और हर आने वाले को अपनी दुनिया में कैद कर लेता है। कविता समझ चुकी थी, इस श्राप को खत्म करने के लिए उस बूढ़े की आत्मा को मुक्त करना होगा। उसने तुरंत ढाबे में आग लगाने का फैसला किया। जैसे ही उसने माचिस जलाई, अचानक दीवारों से आवाजें गूंजने लगीं। हमें बचाओ! राजेश और अमित की आवाजें भी उनमें शामिल थीं। कविता ने हिम्मत नहीं हारी और पूरे ढाबे में आग लगा दी। आग की लपटें तेज होती गईं। बूढ़ा चीखने लगा, नहीं, ये मत करो, मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगा। कविता चिल्लाई, यही तुम्हारी सजा है। कुछ ही सेकंड में पूरा ढाबा आग में जलकर राख हो गया और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह लोगों ने देखा कि हाईवे अब बिल्कुल सामान्य था। न कोई ढाबा, न कोई डर, और उसी जगह पर जहां पहले ढाबा था, अब सिर्फ जली हुई जमीन थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कविता जब अपने घर लौटी तो उसने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की। वीडियो के आखिरी फ्रेम में एक परछाई खड़ी थी। वो बूढ़ा नहीं था, वो कविता खुद थी, लेकिन उसकी आंखें काली थीं और पीछे से एक आवाज आई, श्राप खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ अपना नया शिकार ढूंढ चुका है। कविता ने जैसे ही वो वीडियो देखा, उसके हाथ कांपने लगे। वीडियो में उसकी ही शक्ल, लेकिन आंखें पूरी तरह काली और पीछे खड़ा वही जला हुआ ढाबा। उस रात के बाद से कविता बदलने लगी। वो अक्सर रात 11 बजे अचानक गायब हो जाती और सुबह बिना कुछ याद किए वापस आ जाती। एक दिन उसके दोस्त और सहकर्मी राहुल को उस पर शक हुआ। राहुल ने तय किया कि वो कविता का पीछा करेगा। उस रात ठीक 10:55 पर कविता चुपचाप घर से निकली और एक सुनसान सड़क की तरफ बढ़ने लगी। राहुल दूर से उसका पीछा कर रहा था। जैसे ही घड़ी ने 11 बजाए, अचानक सामने वही ढाबा फिर से प्रकट हो गया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। ढाबे के बाहर लगे बोर्ड पर लिखा था, कविता ढाबा। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। कविता धीरे धीरे अंदर गई और इस बार वो बूढ़ी नहीं, बल्कि खुद काउंटर के पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। राहुल ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। कविता ने उसे देखा और बोली, स्वागत है, क्या खाओगे? राहुल कांपते हुए बोला, कविता, ये तुम क्या कर रही हो? कविता हंसने लगी, अब मैं नहीं, ये श्राप बोल रहा है। तभी दीवारों पर परछाइयां उभरने लगीं। राजेश, अमित और कई अनजान लोग, सबकी आत्माएं उसी ढाबे में कैद थीं। कविता बोली, जब मैंने उस ढाबे को जलाया तब श्राप खत्म नहीं हुआ, वो मेरे अंदर आ गया। राहुल पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कविता धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। अब इस ढाबे को चलाने के लिए एक और आत्मा चाहिए। राहुल चिल्लाया, नहीं, लेकिन तभी फर्श से काले साए निकलकर उसे पकड़ने लगे। उसकी चीखें पूरे ढाबे में गूंजने लगीं और कुछ ही सेकंड में राहुल भी दीवार पर एक परछाई बन गया। अगली सुबह सड़क फिर से खाली थी। न कोई ढाबा, न कोई निशान। लेकिन अब हर रात 11 बजे कहीं न कहीं एक नया ढाबा दिखाई देता है, जिसके बोर्ड पर लिखा होता है, कविता ढाबा, और अंदर से एक आवाज आती है, स्वागत है, क्या खाओगे? राहुल के गायब होने के बाद मामला अब और भी खतरनाक हो चुका था। लेकिन इस बार कहानी में एंट्री होती है एक तांत्रिक, जिसका नाम था बाबा कालेश्वर। कहते थे उसने ऐसे कई श्राप खत्म किए थे जो इंसानी दुनिया से बाहर के थे। राहुल के दोस्त ने बाबा को सारी कहानी बताई। बाबा ने आंखें बंद करके कुछ देर ध्यान लगाया, फिर बोला, ये कोई साधारण भूत नहीं है, ये बंधन श्राप है जो एक आत्मा से दूसरी आत्मा में जाता रहता है। अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो ये पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले सकता है। उस रात ठीक 10:50 पर बाबा कालेश्वर उस हाईवे पर पहुंच गया। हाथ में एक लाल कपड़ा, राख और कुछ मंत्र लिखे हुए कागज थे। जैसे ही घड़ी ने 11 बजाए, फिर से वही ढाबा प्रकट हो गया, कविता ढाबा। लेकिन इस बार ढाबे के चारों तरफ काली धुंध फैली हुई थी। बाबा धीरे धीरे अंदर गया। कविता काउंटर के पीछे खड़ी थी, आंखें काली, चेहरा खामोश। बाबा ने जोर से कहा, मैं जानता हूं तू कौन है, तू श्राप है, आत्मा नहीं। कविता की आवाज बदल गई, तू मुझे खत्म नहीं कर सकता। तभी बाबा ने जमीन पर राख से एक गोला बनाया और मंत्र पढ़ने लगा।
ओम काल भैरवाय नमः। जैसे जैसे मंत्र गूंजने लगे, दीवारों पर कैद आत्माएं जोर जोर से चीखने लगी। राजेश, अमित, राहुल सब तड़प रहे थे। अचानक ढाबा हिलने लगा, जैसे भूकंप आ गया हो। कविता चिल्लाई, रुको, अगर तूने ये पूरा मंत्र पढ़ दिया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। बाबा चिल्लाया, यही तो चाहिए मुझे। लेकिन तभी एक अजीब चीज हुई। राजेश की आत्मा दीवार से बाहर निकलने लगी। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, बाबा, हमें मत मिटाओ, हमें बचाओ। बाबा एक पल के लिए रुक गया। श्राप हंसने लगा। देखा, तू इन्हें बचा नहीं सकता। या तो सब मरेंगे या ये श्राप जिंदा रहेगा। अब बाबा के सामने सबसे बड़ा फैसला था। श्राप को खत्म करे और सभी आत्माओं को हमेशा के लिए मिटा दे, या आत्माओं को बचाए लेकिन श्राप को और ताकतवर बना दे। बाबा की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। उसने आखिरी बार मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन इस बार कविता अचानक उसकी तरफ दौड़ी और उसका गला पकड़ लिया। मंत्र अधूरा रह गया और उसी पल एक तेज धमाका हुआ। अगली सुबह लोगों ने देखा, सड़क पर एक नया बोर्ड पड़ा था, कालेश्वर ढाबा। और उस ढाबे के अंदर अब 3 नहीं 4 परछाइयां कैद थीं। अब तक इस ढाबे ने 4 आत्माओं को निगल लिया था, राजेश, अमित, राहुल और अब बाबा कालेश्वर। लेकिन असली डर अब शुरू होने वाला था। कुछ दिनों बाद पास के शहर में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहने लगे, अब ढाबा सिर्फ हाईवे पर नहीं, शहर के अंदर भी दिखाई देता है। कभी किसी गली में, कभी किसी सुनसान मोड़ पर और कभी लोगों के सपनों में। एक लड़की थी, नेहा। वो हर रात एक ही सपना देखती थी, एक सुनसान रास्ता, टिमटिमाटी लाइट और एक बोर्ड, कालेश्वर ढाबा। हर रात वो सपना और करीब आता जा रहा था। एक रात सपने में नेहा ने हिम्मत करके ढाबे के अंदर कदम रखा। अंदर अंधेरा था, लेकिन इस बार काउंटर के पीछे 4 लोग खड़े थे, कविता, बाबा कालेश्वर और 2 परछाइयां। उनकी आंखें काली थीं और सभी एक साथ बोले, तू आ ही गई। नेहा डरकर पीछे हटने लगी, लेकिन तभी उसके पीछे दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारों से आवाज आई, अब ये सिर्फ ढाबा नहीं रहा, ये एक दरवाजा बन चुका है। अचानक पूरा दृश्य बदल गया। नेहा ने देखा कि ढाबा अब किसी और दुनिया में है। चारों तरफ अंधेरा, चीखें और अनगिनत परछाइयां, जैसे ये श्राप अब एक नई दुनिया बना चुका था। कविता आगे बढ़ी और बोली, पहले ये श्राप सिर्फ एक जगह तक सीमित था, लेकिन अब ये लोगों के दिमाग में घुस चुका है। नेहा चिल्लाई, मुझे जाने दो। लेकिन तभी उसके पैर जमीन में धंसने लगे, जैसे वो भी उस दुनिया का हिस्सा बन रही हो। तभी अचानक एक जानी पहचानी आवाज आई, नेहा भागो। वो आवाज थी राजेश की। उसकी परछाई दीवार से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। राजेश चिल्लाया, ये ढाबा अब एक जाल नहीं, ये एक श्रापित दरवाजा है। अगर तुम यहां से निकल गई तो इसे हमेशा के लिए बंद कर सकती हो। नेहा ने पूरी ताकत लगाई और अचानक उसकी आंख खुल गई। वो अपने कमरे में थी, पसीने से भीगी हुई, लेकिन उसके हाथ में कुछ था, एक पुराना जला हुआ कागज जिस पर लिखा था 11 बजे वापस आना, नहीं तो दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। नेहा समझ चुकी थी, अगर वो नहीं गई तो ये श्राप पूरी दुनिया में फैल सकता था। रात के 10:59 पर नेहा उसी जगह खड़ी थी जहां उसे सपना आया था, और जैसे ही घड़ी ने 11 बजाए उसके सामने फिर से वही ढाबा प्रकट हो गया। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुला और अंदर से आवाज आई, इस बार फैसला तुम्हारा होगा। रात के ठीक 11 बजे नेहा के सामने खड़ा था कालेश्वर ढाबा। इस बार हवा बिल्कुल शांत थी, जैसे सब कुछ उसके फैसले का इंतजार कर रहा हो। नेहा ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। जैसे ही वो अंदर गई, ढाबा पहले से भी ज्यादा भयानक था। दीवारों पर सैकड़ों परछाइयां थीं। हर कोई चीख रहा था, मदद मांग रहा था, और काउंटर के पीछे खड़े थे कविता, बाबा कालेश्वर, राहुल, अमित और राजेश। अब वो सब इंसान नहीं रहे थे। सभी एक साथ बोले, या तो हमें मुक्त कर दो या हमारे साथ ही यहीं रह जाओ।
नेहा को वो जला हुआ कागज याद आया। उसने उसे खोला। उस पर लिखा था, श्राप को खत्म करने के लिए उस पहले पाप को खत्म करना होगा। नेहा समझ गई, ये सब उस बूढ़े ढाबा मालिक से शुरू हुआ था जिसने गुस्से में निर्दोष लोगों को मार दिया था। अचानक ढाबे के बीच में आग की लपटें उठने लगीं और उसी आग में एक परछाई दिखाई दी। वो था असली श्राप, वही बूढ़ा मालिक। वो हंसते हुए बोला, मुझे खत्म करना इतना आसान नहीं है। हर आत्मा जो यहां फंसी है मेरी ताकत है। नेहा ने हिम्मत जुटाई और जोर से बोली, तुम्हारी ताकत तुम्हारा गुनाह है और आज वही खत्म होगा। उसने आग में कदम रखा और सीधे उस बूढ़े की तरफ बढ़ी। चारों तरफ चीखें गूंजने लगीं, ढाबा कांपने लगा। जैसे ही नेहा ने उस परछाई को छुआ, अचानक सब कुछ सफेद हो गया। एक तेज रोशनी फैली और फिर एक भयानक चीख जो धीरे धीरे शांत हो गई। कुछ सेकंड्स बाद सब कुछ खत्म हो चुका था। सुबह लोगों ने देखा, जहां पहले ढाबा दिखाई देता था वहां अब कुछ भी नहीं था। ना कोई बोर्ड, ना कोई परछाई, ना कोई डर। और उसी जगह 6 लोग बेहोश पड़े थे। राजेश, अमित, राहुल, कविता, बाबा कालेश्वर और नेहा। धीरे धीरे सबकी आंखें खुलीं और इस बार उनकी आंखें पूरी तरह सामान्य थीं। कविता ने चारों तरफ देखा और बोली, ये खत्म हो गया। नेहा हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ, अब कोई श्राप नहीं है। सभी लोग वहां से चले गए और जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। लेकिन कहानी का असली अंत अभी बाकी है। कुछ दिनों बाद नेहा अपने घर में अकेली बैठी थी। अचानक उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, शर्मा ढाबा नाउ ओपन। नेहा का दिल रुक सा गया। उसने धीरे धीरे स्क्रीन खोली और उसमें एक फोटो थी। एक नया ढाबा, एक नई जगह और काउंटर के पीछे खड़ा था एक छोटा बच्चा जिसकी आंखें काली थीं। पीछे लिखा था, श्राप कभी खत्म नहीं होता, ये बस अपना नया रूप ढूंढ लेता है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। हम आपके लिए सच्ची हॉरर कहानी लाते रहेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।